वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का अपना पहला क्वेश्चन है भारत विस्तृत है। तो दोस्तों भारत जो है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है वही यहाँ बताना है डिग्री मिनट में, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 8 डिग्री 4 मिनट, देखो इसको मिनट बोलते हैं पहले वाले डॉट को। अगर यहीं पे आपका ये जो डबल डॉट वाले है ना, इसको हम लोग सेकंड पढ़ते हैं और इसको मिनट पढ़ते हैं, याद रखिएगा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा ये चीज़ है ना। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है दोस्तों। और आपको पता ही है कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और दोस्तों ये टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो गुजरात हो जाता है, राजस्थान हो जाता है, मध्य प्रदेश हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, फिर वेस्ट बंगाल आ जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाता है दोस्तों, है ना। इतने टोटल स्टेट है जिसे क्रॉस करता है, तो याद रखिएगा। चलिए भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भारत का एरिया है टोटल, वो पूरे वर्ल्ड के एरिया का जो लैंडफॉर्म है दोस्तों, जहाँ पे आदमी रहता है, पूरा पानी का बात नहीं कर रहा है क्योंकि पानी तो लगभग 71% में है। तो जो लैंडफॉर्म है ना दोस्तों, उसका 2.4% जो है वो क्षेत्रफल भारत केवल एक्वायर करता है ना। और उसमें से अगर मैं जनसंख्या के कंपैरेटिवली बात करूं कि जनसंख्या टोटल जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो भारत में निवास करता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है वो 1994 का है। तो उस समय के जनसंख्या जो आया था, जो आपका सेंसस आया था 1990 में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर बताया गया है ऑप्शन बी। लेकिन अभी का जो जनसंख्या होगा ना दोस्तों 2011 का, अभी हम लोग जो भी आंसर देंगे वो 2011 के जनसंख्या के आधार पर देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी के अगर सेंसस के अप्रॉक्स अगर बात की जाए, अकॉर्डिंग बात की जाए, तो ये 17.5% के अप्रॉक्स आता है दोस्तों ना, 17.5% के अप्रॉक्स आता है, यही बात है दोस्तों, है ना। चलिए तो इसके अप्रॉक्स आता है 18% हो जाता है। चलिए याद रखिएगा भारतीय प्रमाणिक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मध्य समय, है ना, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम में अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों आपको हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात करी थी दोस्तों कि ये अपना अर्थ है, ये वाला आपका क्या है, प्राइम मेरिडियन टाइम का वो है ना। यहाँ पे आपका इंग्लैंड है, इंग्लैंड का ग्रीनविच लेबोरेटरी है जिससे होकर क्रॉस करता है और इसको हम लोग 0 डिग्री समझते हैं दोस्तों। और इसे कंसीडर करते हैं, इसके ईस्ट में जाइएगा तो समय बढ़ेगा दोस्तों, वेस्ट में जाइएगा तो समय घटता है दोस्तों, है ना, पीछे बढ़ता है। तो हम लोग तो है यहाँ पे, अपना जो यहाँ पे है दोस्तों, तो ये अपना पड़ेगा ईस्ट वाला जोन में, तो ये समय बढ़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों जो अपने भारत का जो डिस्टेंस है ना, समय का डिस्टेंस है ना दोस्तों, क्योंकि अपना इंडिया का जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो लगभग कितने का है दोस्तों, वो लगभग कितने का है, तो आपको पता ही है 82.5 डिग्री का है दोस्तों, 82 डिग्री 30 मिनट का है दोस्तों, है ना, 82 डिग्री 30 मिनट का है, जो कि 82.5 डिग्री होता है दोस्तों, है ना, 82.5 डिग्री होता है दोस्तों। अब ये 82.5 डिग्री में अगर आप क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री 4 मिनट का वो डिफरेंस होता है ना, 1 डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो 1 डिग्री 4 मिनट का है तो 82.5 डिग्री कितना का होगा, तो उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 5.5 घंटे का लगभग आ जाता है ना, याद रखिएगा। अगर वही ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए, भारत से ऑस्ट्रेलिया की, तो भी 5 घंटे के लगभग आ जाता है दोस्तों, ना, याद रखिएगा। हुंड्रू प्रपात निर्मित है। तो दोस्तों हुंड्रू प्रपात जो है वो रांची से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी है, उसी पे स्थित है दोस्तों, जिसकी टोटल जो लंबाई है वो 320 फीट है दोस्तों, है ना, फीट है। अगर वही मीटर के रिस्पेक्ट में बात की जाए
तो 98 मीटर हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है दोस्तों। चलिए, भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो दोस्तों भारत की जो सर्वोच्च चोटी है, देखिए माउंट एवरेस्ट आपको पता है नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है दोस्तों। ये आपका जो आ जाता है ना कंचनजंगा, ये भी भारत में स्थित है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। इसकी टोटल लंबाई 8598 मीटर है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट का तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि ये अपना भारत में तो है ही नहीं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं गॉडविन ऑस्टिन का, ये भी भारत में स्थित है दोस्तों, जिसको हम लोग K2 के नाम से जानते हैं दोस्तों, K2 के नाम से जानते हैं। और इसकी टोटल जो हाइट है वो 8611 मीटर है दोस्तों। और नंग पर्वत है, ये इसके भी हाइट कम है दोस्तों, ये नेपाल में ही पड़ता है, जिसकी हाइट है 8463 मीटर। तो इसका जो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसकी टोटल ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8611 मीटर, याद रखिएगा ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो हिम रेखा जो होती है दोस्तों वो 4300 से स्टार्ट होती है, 6000 तक जाती है मैक्सिमम, है ना, याद रखिएगा। 4300 से 6000 तक जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं को मिलाकर देखें तो सबसे मैक्सिमम हाइट इसका 6000 ही आता है। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है। पर्वत पदीय प्रदेश मतलब सबसे निचला भाग दोस्तों, है ना, हिमालय का सबसे निचला भाग होता है, तो वो कौन सा है दोस्तों, आपको पता ही है, शिवालिक, जो कि अपना बिहार के नॉर्थ वेस्ट जो हिस्सा है उधर टच करता है दोस्तों, वेस्ट चंपारण से, जहाँ पे त्रिवेणी नहर भी निकलती है दोस्तों, आपको पता ही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो दोस्तों शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ था दोस्तों, सॉरी सेनोजोइक काल में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, सेनोजोइक काल में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत कहाँ पे निर्मित हुए दोस्तों, तो ये प्लेजोइक महाकाल्प में भी हुए थे, है ना, याद रखिएगा। चलिए छोटा नागपुर पठार क्या है, तो छोटा नागपुर पठार एक एक्चुअली में अग्रगंभीर है दोस्तों, याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार आपको पता ही है, झारखंड वाले एरिया में पड़ता है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई, बिल्कुल सही है दोस्तों, समभिन्नति में ही इसकी रचना हुई थी दोस्तों कश्मीर घाटी की। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई थी, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, अग्रगर्त में ही हुई थी। फिर है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो दोस्तों बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि जो हिमालय आप देख रहे हो वो चीन, यूरोप और भारत, ये तीनों प्लेट जो थे वो उसी के अभिसरण के फलस्वरूप हुई थी, है ना दोस्तों। और आपको पता ही है चीन इसके इस साइड पड़ता है, इस साइड यूरोप वाला हिस्सा है और इस साइड भारत का हिस्सा है, तो इस तीनों के बीच में आपका हिमालय वाला श्रेणी है ना दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाना है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, मेघालय पठार का अंश कौन नहीं है दोस्तों, तो आपने जैसे हिस्ट्री में भी बहुत बार पढ़ा होगा, कुछ जनजातियों के, है ना, आंदोलन रहे हैं, विद्रोह रहे हैं, तो इसमें आपका गारो और खासी दोनों को आपको पढ़ा ही होगा। जयंतिया पहाड़िया भी आपने सुना होगा, ये भुवन पहाड़िया है दोस्तों, ये इधर से बिलोंग नहीं करता है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारत की तटरेखा है, तो दोस्तों भारत की जो टोटल तटरेखा है वो कितनी है दोस्तों, भारत की जो टोटल तटरेखा है ना वो 5422 किलोमीटर है दोस्तों, है ना, लगभग 5422 किलोमीटर। अगर भूमि की बात की जाए तो, है ना, 5422 किलोमीटर दोस्तों, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5422.6 किलोमीटर एक्चुअली पड़ता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक्चुअली पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, सह्याद्री के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए
वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो दोस्तों वो कौन सा दर्रा है जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है? एक्चुअली यहाँ पे वो ऑप्शन है ही नहीं जो सबसे अधिक ऊंचाई में स्थित है, क्योंकि उसका नाम है दोस्तों यांगजी दीवान, है ना, याद रखिएगा। यांगजी दीवान भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा है दोस्तों, ना, यांगजी दीवान, जिसकी टोटल अगर हाइट की बात की जाए तो ये कितना है दोस्तों, कितनी ऊंचाई पर है दोस्तों ये? तो ये है 5890 मीटर, 5890 मीटर पर अवस्थित है दोस्तों, याद रखिएगा यांगजी। मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे, यांगजी दीवान, है ना दोस्तों, याद रखिएगा, याद रखने यांगजी दीवान। चलिए, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो दोस्तों लक्षद्वीप टापू कहाँ पे अवस्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है दोस्तों, भारत का ये वाला हिस्सा में स्थित है दोस्तों, ये पूरा अगर भारत है तो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप एक्चुअली क्या है ये? तो एक परवाल उत्पत्ति का है दोस्तों, याद रखिएगा, परवाल उत्पत्ति का है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द्वीप कितने हैं दोस्तों? तो ये क्वेश्चन भी हो जा रहा है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो दोस्तों लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं, जिसमें से लगभग 10 द्वीप पे ही आदमी रहता है दोस्तों। आदमी का जो निवास है वो 10 द्वीप पे ही है टोटल, है ना, याद रखिएगा, मनुष्यों का निवास है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह क्या है दोस्तों? तो ये एक महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह महाराष्ट्र का अंग है दोस्तों, ना, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का जो आपका उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है ना, उधर के साइड ये अवस्थित है दोस्तों। चलिए, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र जो है वो वनों के क्षेत्र पाए जाते हैं, सबसे अधिक। यहाँ का जो लैंड है उसका लगभग बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो वन के रूप में स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो पूर्वी घाट जो पश्चिमी घाट से मिलता है दोस्तों वो नीलगिरी पहाड़ी से मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है दोस्तों? तो ये होगी कोडरमा पहाड़ियाँ, याद रखिएगा, कोडरमा पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी आपको पता ही है, साउथ में स्थित है दोस्तों, और कोडरमा पहाड़ियाँ यहीं पे स्थित है दोस्तों, सटी हुई है वहाँ से। चलिए, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों आप देख लें, क्योंकि ये सीरीज वाइज है, तो पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र आएगा दोस्तों, देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो दोस्तों जनसंख्या के अनुसार तीसरा कौन है? तो आपको पता ही है, बिहार है दोस्तों। ये 2008 की जनगणना है, ये 2011 की जनगणना नहीं है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि पहले पे यूपी रहता है। तो ये 2008 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो दोस्तों ये दक्षिण भारत की प्रजाति है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो दोस्तों वो हरियाणा है, जहाँ पे जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जैसा कि आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, भील जनजाति का कुछ विद्रोह रहे हैं। एक था आपका राजस्थान वाला डाकन प्रथा वाला, और महाराष्ट्र में भी रहा था। तो ये लगभग पश्चिमी हिस्से जो थे, भारत के जो पश्चिमी हिस्से हैं उधर के साइड ये जनजाति लगभग रही थी, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखें। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? देख लेते हैं दोस्तों। भील गुजरात से लगभग सही है दोस्तों, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र से ही संबंधित है। गद्दी हिमाचल प्रदेश से, कोटी तमिलनाडु से, टोंडा। तो दोस्तों ये जो टोंडा है ये भी तमिलनाडु से ही संबंधित है दोस्तों, केरल से नहीं, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? तो दोस्तों एक नदी है अलकनंदा और एक है आपकी भागीरथी। थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। एक है भागीरथी, ये दोनों मिलके बनती है गंगा। ये दोनों मिलके कौन सी नदी बनती है दोस्तों? गंगा। तो ये गंगा कहाँ पे इस दोनों के मिलने से बनती है, वही पूछ रहा है। तो दोस्तों ये देवप्रयाग में मिलके बनती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, देवप्रयाग में, है ना। चलिए,
भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और इसी को तिब्बत में सार्पो नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, है ना। जो बांग्लादेश वाला हिस्सा पड़ता है उसमें किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसमें इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, है ना, जमुना। अगर वही मैंने बात करी तिब्बत में तो ये सांगपो के नाम से जाना जाता है दोस्तों, है ना, सांगपो। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूँ, सांगपो, याद रखिएगा दोस्तों, है ना, सांगपो। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी है, कौन सी है दोस्तों? तेल नदी। तो एक्चुअली तेल नदी जो है दोस्तों वो महानदी की सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, महानदी की सहायक नदी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा बीपीएससी के अकॉर्डिंग, है ना, याद रखिएगा। बाकी आपको पता ही है गंडक जो है वो गंगा की है, घाघरा, कमला आपको क्यूल की नदी है दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है आप देख पा रहे होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये छः के छः नदी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। लेकिन वही अगर लूनी की बात कर ली जाए तो लूनी नदी दोस्तों अरावली पर्वत के हिस्से से निकलती है और ये राजस्थान में जाकर विलुप्त हो जाती है दोस्तों, है ना। नर्मदा नदी गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है, ताप्ती भी उधर के साइड ही जाती है दोस्तों, है ना। तो ये इनका रूट अलग ही है। चलिए निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी का जो भाग है वो कौन सी उपनदी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि यहाँ उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल, ये जो क्यूल वाली नदी है दोस्तों झारखंड वाले हिस्से से निकलती है, मतलब झारखंड वाले हिस्से में से क्रॉस करती हुई, ये वहाँ की मुख्य नदी है दोस्तों, जो कि सोन नदी की ही मुख्य नदी, सहायक नदी कही जाती है। और तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है दोस्तों? तो देख लेते हैं, फतेहपुर गंगा नदी के किनारे है, भागलपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे, उत्तर काशी दोस्तों ये गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है एक्चुअली। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो दोस्तों आप देख रहे होंगे सबसे सूखा जहाँ बारिश बहुत कम होती है बारिश, तो लेह है दोस्तों, यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो दोस्तों जलवायु में भिन्नता का कारण बहुत सारे हैं, जिसमें आपका हाइट भी मैटर करता है दोस्तों, है ना, हाइट भी मैटर करता है। तो इन दोनों का अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण ऐसा होता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, ऊंचाई में भिन्नता के कारण ऐसा होता है। चलिए भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से? तो दोस्तों ये दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है दोस्तों। ये एक्चुअली ये जो इधर के साइड से जो आती है ऐसे निकलते हुए इस साइड से बिहार होते हुए ऐसे क्रॉस करती है ना, याद रखिएगा। क्यों ये इस साइड से क्यों नहीं जाती है? अगर आप लोग सोचेंगे कि इस साइड से क्यों नहीं चल जाती, तो इधर का जो आपका पहाड़ी है ना दोस्तों, ये जो का जो माउंटेन रेंज है उधर से टकराकर इधर भारी वर्षा हो जाती है और फिर इधर से लौट के ऐसे उससे जाती है, तो इस वजह से इधर वाले हिस्से में भी वर्षा अधिक हो जाती है ना, याद रखिएगा। फिर ऐसे करते हुए ये मानसून बे ऑफ बंगाल से होते हुए सीधा बिहार को ऐसे करते हुए जाती है ना, बंगाल बिहार वर्षा उसे कर निकलती है, तो इस वजह से इधर की भी वर्षा होती है, कहीं ना कहीं यही रीजन है। चलिए दुमट्टी लोम जिसको बोलते हैं, मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोस्तों इसमें सभी प्रकार के कण मिलते हैं, बालू मिट्टी के भी कण मिलते हैं, चिकना कण भी मिलता है, पासु कण भी मिलता है, तो सभी प्रकार के कण इसमें हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर। चलिए पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो जो सबसे ज़्यादा वाटर कंटेन करेगा, तो आपको पता है बलुई तो वाटर कंटेन इतना करता नहीं है, बलुई मिट्टी जो है वो ज़्यादा वाटर कंटेन करता ही नहीं है, पासु भी कम करता है, लोम भी कम करता है, चिकनी मिट्टी सबसे अधिक करती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो सब बिहार में सबसे अधिक सिंचाई कौन से नहर से होती है दोस्तों? प्रमुख नहर कौन सी है?
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, त्रिवेणी नहर सबसे प्रमुख नहर है दोस्तों, जिससे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। देख लेते हैं दोस्तों, इसके घटक की अगर बात करूं तो ये सभी के सभी हो जाएंगे दोस्तों। देखिए एक्चुअली क्या हुआ था उस समय कि भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीजों को और उर्वरक हो गए, सिंचाई और अन्य जो भी टेक्नोलॉजी रही उन सब को बढ़ावा देने के लिए ही ग्रामीण सड़कों हो गई और इन सभी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति के नाम से एक स्टार्ट किया गया था ना। तो हरित क्रांति के क्षेत्र में ये सारी की सारी पैरामीटर्स आ जाती हैं कि घटक के रूप में, है ना, पैरामीटर के रूप में आ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो दोस्तों अगर कृषि में उत्पादकता बढ़ानी है तो उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स है, उसमें आपका साइंस एंड टेक का भी बहुत बड़ा रोल है। और अभी तो गवर्नमेंट इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कर रही है ना, अपने तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव दे रही है, बहुत सारे कंसेशन दे रही है। और प्रधानमंत्री बीमा योजना है वो भी सेंट्रल लेवल से है, और यहाँ तक कि अपना बिहार गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे योजनाएं चला रही है इस पे लेकर। तो इसमें बहुत सारा मतलब पैरामीटर्स है जो कि हेल्प करती है उसके लिए, है ना, जिसमें आपका कुशल सिंचाई होनी चाहिए, है ना, बीजों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उर्वरकों का प्रयोग, हालांकि देखिए उर्वरकों का प्रयोग होना ही चाहिए, क्योंकि बिना इसके ये जो अपना मतलब प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, वो मतलब एक सोचा ही नहीं जा सकता। क्योंकि आपको पता है कि जो हम लोग जो भी मतलब नेचुरल थे उसको अगर यूज़ किया जाए, जैसे कि गोबर वोबर हो गया ऐसा समथिंग, है ना, तो वो सबको अगर यूज़ किया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं देखने को मिला था। हालांकि प्योरिटी थी लेकिन उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं था। लेकिन हमें अभी प्रोडक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो बढ़ता हुआ जनसंख्या है इसके लेकर प्रोडक्शन भी बहुत अधिक होना चाहिए। तो इसको लिए हमें कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम भी हो रहा है, मतलब पहले हो भी रही थी, अभी हो भी रहा है, और बहुत ज़्यादा होने की प्रयास में भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस पर काम कर रहा है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें केवल किसी एक पैरामीटर से प्रोडक्शन बढ़ाने का उम्मीद नहीं किया जा सकता है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये लगभग हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति तीनों से संबंधित है दोस्तों। देखिए इसमें नीली क्रांति से कंफ्यूज नहीं होना है, ये मत्स्य पालन से संबंधित है। हरित क्रांति से भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये हरित क्रांति आप समझ ही रहे हो एग्रीकल्चर से संबंधित है ना। अगला प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों काली क्रांति जो है कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है ना, याद रखिएगा, रॉ ऑयल प्रोडक्शन से संबंधित है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य दोस्तों वो उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में होता है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन हमने देखा। भारत के किस राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश ही है जहाँ पे गन्ने की उत्पादन सबसे अधिक होती है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में तो चीनी मिल भी था, जिसके लिए इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों, जो कि अब लगभग नहीं है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? देखिए दोस्तों मेरा कहा हुआ पिछला क्वेश्चन भी आ गया, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर। भारत के निम्न में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश ही होगा इसका राइट आंसर। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार स्थान कितना है? बिहार का स्थान कितना है? अगर जूट उत्पादन की दृष्टि से बात की जाए तो बिहार का स्थान कितना है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा स्थान है जूट के उत्पादन में। अगर पहले स्थान की बात की जाए तो जूट उत्पादन में अकेले जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों 50% उत्पादन करता है ना, इसी वजह से उसको पहला स्थान प्राप्त है दोस्तों। 50% वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा। और अपना जो बिहार है वो दूसरे नंबर पे है दोस्तों। चलिए, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है भारत में एकमात्र कौन है, तो वो है जम्मू कश्मीर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। तो दोस्तों ये जो ज्वार है ये नगदी फसल नहीं है। इसके अलावा जूट, मूंगफली, गन्ना जो है ये नगदी फसल में आती है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? लौह अयस्क से संपन्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, है ना।
क्योंकि यहाँ भंडारण लॉ इसका बहुत ही अधिक है दोस्तों। और चलिए, निम्नलिखित लॉ इसको में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? बैलाडिला में किसका खनन होता है दोस्तों? तो बैलाडिला में आपका हेमाटाइट का खनन होता है दोस्तों। ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए, झारखंड में कोयले की खानें स्थित है। झारखंड में कोयले की खानें कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वह है झड़िया में स्थित है ना। झड़िया में कोयले की खानें स्थित है दोस्तों। झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आपको पता ही है दोस्तों, झारखंड के झड़िया क्षेत्र में कोयला की खान है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करनी है। कोयला उद्योग के पे विचार करनी है। निम्न कोटि का कोयला एवं उच्च संचालक में बाधा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, धुलाई स्थानों की उपयोगिता क्षमता में कमी है। कुकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। कार्य संचालन कीमतें। देखिए दोस्तों, कोयला एक्चुअली क्या किया जाता है, उसको धोया भी जाता है ना, फिर उसको जलाया भी जाता है, जिसको हम लोग पकाने समथिंग कुछ कहते हैं ना। तो इसमें से कौन सा सही है पूछ रहा है? तो इसमें से चारों के चारों सही हैं दोस्तों, चारों के चारों सही हैं, क्योंकि कार्य संचालन कीमतें भी बहुत इसकी अधिक होती है ना। जो भी कोयले उद्योग होते हैं आपको पता ही है। आप अगर थर्मल पावर प्लांट को ही देख लो, जहाँ पे कोयले का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है, उसी से आप एक अनुमान लगा सकते हो दोस्तों। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो दोस्तों, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई असम में है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पुराना तेल भंडार है ये एक्चुअली ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? तेल ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब हुआ था दोस्तों? सबसे पहला तो 1970 और 80 के टाइम में हुआ था दोस्तों। 1970-80 के टाइम में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी कितनी? देखिए, 1994 की बात कर रहा है ना, तो उस समय 243 ग्राम तेल के बराबर थी लगभग। भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता में के निम्नलिखित कारणों पर विचार करनी है। कृषि एवं घरेलू उत्पादकता को उपभोक्ता को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वाणिज्यिक सहायता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। उनमें से कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चारों के चारों सही हैं। चलिए, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को संयंत्र आपको पता ही दोस्तों, टाटानगर से पास में पड़ता है, क्योंकि ये टाटानगर इस नाम इसी की वजह से पड़ा दोस्तों। जमशेद जी के द्वारा टाटा की स्थापना की गई थी। चलिए, जिसकी स्थापना 1907 में की गई थी दोस्तों। ब्रिटिश काल में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी, आपको पता ही है। इस्पात कंपनी है ये दोस्तों, आपको पता ही है। जिसका फुल फॉर्म होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। टाटा से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन हो ही जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना, लिमिटेड। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आपको पता ही है, डालमिया नगर सीमेंट से रिलेटेड है दोस्तों, है ना। और इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित किए गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? तो ये आपका खेतरी में स्थित है दोस्तों। यह खेतरी राजस्थान में अवस्थित है दोस्तों, राजस्थान में पड़ता है ना। चलिए, जो कि तांबा के लिए भी फेमस है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको पता ही है, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। और यह तांबा उद्योग, तांबे की जो खदानें पाई जाती है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन एक कॉपर प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। जबकि जो आपका क्या बोले तारापुर परमाणु ऊर्जा जो है वो
टीटागढ़ कागज उद्योग और रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है ना, याद रखिएगा। स्वर्णित चतुर्भुज क्या है? स्वर्णित चतुर्भुज क्या है दोस्तों? तो ये स्वर्ण व्यापार का मार्ग है, जैसे कि हम लोग सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं। सिल्क का जो व्यापार होता था चाइना से। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो कौन सी ट्रेन जो सबसे अधिक दूरी तय करती है दोस्तों? तो ये त्रिवेंद्रम सेंट्रल है ना, त्रिवेंद्रम सेंट्रल दोस्तों ये सबसे अधिक दूरी तय करती है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है दोस्तों? तो ये तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है दोस्तों, है ना, हजरत निजामुद्दीन तक चलती है तिरुवनंतपुरम से, याद रखिएगा। जिसका टोटल डिस्टेंस हो जाता है लगभग 3149 किलोमीटर, है ना, 3149 किलोमीटर हो जाता है। ये एक्चुअली ट्रेन का नंबर दिया हुआ है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगर वही डिब्रूगढ़ की बात कर ली जाए दोस्तों, तो ये 2459 किलोमीटर चलती है ना, 2459 किलोमीटर चलती है। चेन्नई सेंट्रल की बात कर ली जाए दोस्तों, तो ये 2174 किलोमीटर चलती है। त्रिवेंद्रपुरम का मैंने आपको बता ही दिया, त्रिवेंद्रम सेंट्रल जो कि 3149 किलोमीटर चलती है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो द्रुत डाक सेवा का आरंभ 1986 में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। जिसको हम लोग स्पीड पोस्ट कहते हैं, है ना, इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 1 अगस्त 1986 को, याद रखिएगा। 1 अगस्त 1986 को स्पीड पोस्ट हम लोग करते हैं ना, किसी भी चीज़ को जल्दी से पहुंच भी जाता है स्पीड पोस्ट से, वही है। चलिए, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1850 में, याद रखिएगा। सबसे पहले टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था 1850 में, आपको पता ही है। और फिर आपका 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन जो कंपनी है वो भारत में कोलकाता, बम्बे और मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एजेंसी स्थापित करी थी इसने, है ना। तो ये टाइम है आपका डलहौजी के समय का, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं यहाँ पे दिया हुआ है 1980 का, सॉरी 1850 का, तो इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा बीपीएससी के अकॉर्डिंग। चलिए, पाट अंचल अवस्थित है। पाट अंचल कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है झारखंड में, याद रखिएगा। पाट अंचल, पाट रीजन जो है वो अवस्थित है झारखंड में। ये एक्चुअली जो नागपुर प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों, जो छोटा नागपुर एरिया है वहीं पर अवस्थित है। ऊंचे पहाड़ शिखर होते हैं यहाँ पे। ये एक्चुअली छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग एक्चुअली झारखंड में ही पड़ता है, आपको पता ही है, इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था। झुमरी तलैया, नाम तो सुना ही होगा, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। झुमरी तलैया किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो ये झारखंड में अवस्थित है झुमरी तलैया, आपको पता ही है। एक्चुअली कोडरमा जिले में पड़ता है ना। पहले ये अविभाजित बिहार में स्थित था, पहले तो ये बिहार में स्थित था, लेकिन अब पड़ गया है झुमरी तलैया। चलिए, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दोस्तों, है ना, आपको बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखो, मध्य प्रदेश 1 नंबर हो जाएगा, देख ले रहे हैं। 2 नंबर पे आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका आता है बिहार, फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक्चुअली तेलंगाना से टूट चुका है, तो अब और भी छोटा हो चुका है ना। चलिए, तो ज़्यादा कोई इशू नहीं होगा इसको करने में। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? असम एक्चुअली बात कर रहा है असम की। तो ये दोस्तों टोटल 7 हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर में आपको पता ही है कौन कौन सा पड़ता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, इधर वेस्ट बंगाल हो जाता है, उधर के साइड आपका त्रिपुरा हो जाता है, फिर उधर सॉरी त्रिपुरा तो एकदम नीचे हो गया, हाँ त्रिपुरा ही हो जाता है दोस्तों। फिर उधर मिज़ोरम, फिर आपका नागालैंड आ जाता है, क्योंकि उसी का हिस्सा है ना, उसी पार्ट है, उसका ही पार्ट है। तो ये लोग टोटल लगभग 7 हो जाती है दोस्तों। चलिए, अगला देख लेते हैं। गड्डी लोक निवासी है। गड्डी लोक निवासी कहाँ के है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश की लोक निवासी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों।
बोडो निवासी है। बोडो निवासी कहाँ की है दोस्तों? तो ये गारो पहाड़ी निवासी है दोस्तों, बोडो जनजाति। आपने पढ़ा भी होगा बोडो जनजाति दोस्तों। तो ये एक्चुअली मेघालय, असम और मिज़ोरम में पाई जाती है वाली जनजाति है दोस्तों। अगर वही बोडो जनजाति की बात कर ली जाए तो दोस्तों वो कहाँ की है? भारत की जो उत्तर पूर्वी गारो पहाड़ियाँ है उधर के साइड ही वो मिलती है ना, आपको पता ही है। और जो मैंने आपकी गड्डी कही, गड्डी लोक निवासी कही, तो वो दोस्तों एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, आपको पता ही है। तो यहाँ कुछ निवासियों के भी हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। गारो निवासी है ना, गारो जनजाति कहाँ है दोस्तों? तो ये गारो जनजाति आपको मैंने बता ही दी, आपका मेघालय में पड़ता है, मिज़ोरम में भी पड़ता है ना, और असम में भी पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा बीपीएससी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो दिया नहीं हुआ है तो इसका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, है ना। तो दोस्तों ये सीज़न आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और नेक्स्ट सीज़न में आपको इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसमें आपको 76 मैंने करी टोटल, हम लोग 150 क्वेश्चन की प्लानिंग कर रहे थे, तो 150 क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में हो ही जाएगा कंप्लीट, है ना। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।